कले की लोग, क्या हाल चाल है यार। आई होप सब कुछ सही से चल रहा होगा यार। और तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स पास आ रहे हैं। भैया यार, क्या हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये चीजें बताने लगते हो भैया कि बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। भैया ऐसे टेंशन में चल रहे हैं हम, आप अलग फिर टेंशन दे रहे हो। यार तो रिमाइंड कराना होता है, ठीक है। मेरा तो काम ही है कि तुम्हें रिमाइंड कराएं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। फाइन। तो यार, पढ़ने आए हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं ना, समझ के पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ताकि बाद में एज सच ज्यादा डिफिकल्टी फील ना करना पड़े कि बोर्ड्स आ गया, अब सिलेबस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, कैसे करें इतना सिलेबस, कैसे पढ़ें, कैसे याद रहेगा अगर याद भी करना है तो। ठीक है। तो यार इन सब चीजों को ध्यान रखना है और अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो यार, आज का लेक्चर हमारा शायद फाइनल लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि ये मोस्टली थियोरेटिकल चैप्टर है। तो अ, हमने पहले बताया था कि 3 से 4 लेक्चर, एटमोस्ट 4 लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, निपटा देंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो, एंड गेम लिखा हुआ है। एंड गेम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये देखो यहाँ पर एंड गेम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब तो ये हुआ, मैं पीछे से पढ़े आ रहा हूँ, आपके लेक्चर को फॉलो कर रहा हूँ। तो जब भी लास्ट लेक्चर होता है ना भैया, तो आप एंड गेम लिखते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हम मार्वल के बहुत बड़े फैन। दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है। कैप्टन अमेरिका। ठीक है। तो यार, इसलिए हमने एंडगेम लिख रखा है, क्योंकि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी था ये, मार्वल्स की तरफ से। तो यार चलो, बातों को साइड करते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। और ये हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है, और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आज। सबसे पहले, यार लास्ट लेक्चर में ना हमने एक गलती कर दी थी। वो गलती क्या थी? वो गलती कुछ ऐसी थी कि हमने क्या किया था, एक मिनट। हमने क्या किया था कि हमने प्रिज्म की जगह पे हमने टेट्राहेड्रन बना दिया था। ठीक है। तो देखो, हम अभी टेट्राहेड्रन बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर टेट्राहेड्रन, सॉरी दिस इज आवर प्रिज्म। एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। सर ऑफ कर लेते हैं आप, थोड़ा और बड़ा करते हैं, और उसके साइज पे थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। बहुत सही। ठीक है। अब देखो, अब वहां पर है क्या कि कलर चेंज करके लिखते हैं यार। ये मान लो हमारा साइड है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये वाला है ई। ठीक है। अब जो हमने पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था, वो ये था। देखो, ये चीज हमने डिस्कस किया था, ये चीज था वो। ठीक है। लेकिन दिस इज कॉल्ड, दिस इज योर टेट्राहेड्रन, एंड दिस इज योर प्रिज्म। ठीक है। ये क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म का शेप ऐसा होता है। ये टेट्राहेड्रन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो उसके लिए यार गलती होगी, तो मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर। ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करोगे तुम लोग, और यहाँ पर हमने इस चीज को रेक्टिफाई कर लिया। ये होता है हमारा प्रिज्म, ऐसा दिखता है। कितनी फेसेस होती हैं? तो अगर हम फेसेस को सेट करने की कोशिश करें, तो ये मान लो हमारा आगे वाला फेस, ये हमारा पहला फेस है। कलर चेंज करते दूसरे फेस को देखते हैं। ये जो पीछे वाला हमारा फेस है, पीछे वाला, ये देखो पीछे वाला फेस, ये हमारा दूसरा फेस है। और कलर चेंज करके देखते हैं, ये हमारा तीसरा फेस है। ठीक है। और ये जो नीचे वाला फेस है, ये वाला नीचे वाला जो बेस है हमारा, ये चौथा फेस है। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ए सी डी, ए सी डी को ध्यान से देखो, ए सी डी। ये जो ए सी डी है तुम्हारा, इसे हम क्या करते हैं कि इससे दिखाते करके,
ये जो है ए सी डी, ये हमारा है पांचवा फेस। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा पांचवा फेस। ठीक है, अगर हम इसे फिर से दिखाएं, वो एक मिनट, हम इसे अच्छे से सेट करके दिखाते हैं, एक एक करके, एक एक करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो, एक नीचे वाला हो गया तुम्हारा, ये नीचे वाला क्लियर है, जिस पे रखा हुआ है ये चीज, ये हो गया तुम्हारा एक फेस। ठीक है, हाँ भैया क्लियर है। ये जो सामने वाला फेस है ए सी डी, देखो, ए सी डी, ये दूसरा फेस हो गया एक तुम्हारा, सामने वाला फेस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा फेस। हाँ भैया सही है, ये भी समझ आ गया। अब तीसरा फेस, तीसरा फेस है ये तुम्हारा साइड वाला। ठीक है, ये साइड वाला, ये हो गया तुम्हारा तीसरा फेस। ठीक है भैया, तीसरा फेस भी समझ आ गया। ये जो पीछे वाली साइड में है, ये वाला है तुम्हारा चौथा फेस, ये वाला फेस, ये चौथा फेस। हाँ भैया सही है, समझ आ गया। और जो सबसे पीछे वाला फेस है, ये वाला फेस, बड़े बड़े पिक्चर में देख, ठीक है, ये वाला फेस जो पीछे है, ये है तुम्हारा कौन सा फेस, ये है पांचवा फेस, पीछे वाला। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे प्रिज्म का पांच फेस। एक बेस हो गया, और ऐसे ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, टोटल पांच फेस हो गए। दिस इज योर प्रिज्म। ये हमारा लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ह्यूमन एरर है भाई, होता रहता है। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करना है, और हमने इस चीज को रेक्टिफाई कर लिया, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर को देखा और फिर हमें पता चला कि यार ये तो गलत हो गया है। ठीक है, और हमने अपलोड भी कर दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। और मूव करते हैं यार, और देखते हैं आगे हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अब देखो, आज हमें देखना है, पेन में शिफ्ट कर जाते हैं यार, पेन में शिफ्ट करके हम अपना कलर चूज कर लेते हैं, बहुत सही। और हम स्टार्ट करते हैं, एक से। तो हमने बोर्ड पे ना एक स्क्रैच बना लिया है यहाँ पे, यहाँ पर एक गंदा सा स्क्रैच लग गया है। आई होप ये काम करेगा यार, सही से खराब ना हो जाए। ठीक है, ये बहुत कॉस्टली आता है। चलो, बहुत सही, तो हम स्टार्ट करते हैं यार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हम पढ़ने वाले हैं आज, फिजिकल फेनोमेनन्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिकल फेनोमेनन्स कैसे होती हैं, जैसे स्टार जो है ब्लिंक कैसे कर रहा होता है। ठीक है, वो ब्लिंकिंग कैसे दिखता है, स्टार ब्लिंक कैसे करता है। सन जो है वो राइज करने से पहले ही राइज कर चुका होता है। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल दिखता है ना, वो कुछ और होता है, और जब जो हमें सनलाइट दिखती है वो कुछ और होता है। ठीक है, मतलब उनमें टाइम डायलेशन होता है, मतलब टाइम का डिफरेंस होता है। कब सन उगता है और कब हमारे पास लाइट रेज आती हैं, दोनों में टाइम डिफरेंस होता है। कब सनसेट होता है और कब तक हमारे पास लाइट आती है, उन दोनों में भी टाइम टाइम का डिफरेंस होता है। ठीक है, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ओशियन, अगर हम ओशियन के अंदर जाते हैं, एकदम नीचे तक जाते हैं, बेस तक, तो वहां पर कलर क्या होता है ओशियन का, और वो क्यों होता है। ओशियन का कलर ब्लू क्यों होता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इन सब चीजों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, स्कैटरिंग भी देखने वाले हैं। तो ये सारी आज की बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं अगले 40 से 50 मिनट में। तो यार अपनी पेटी को बांध लो और कुर्सी पर बैठ जाओ, अपने बुक को निकाल लो अगर तुम बुक पर अंडरलाइन कर रहे हो, और अगर तुम नोट करना चाहते हो तो यार पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे तुम, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि तुम बुक को लेकर चलो, क्योंकि ये थियोरेटिकल थियोरेटिकल चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर तुम बुक लेकर चलते हो ना, तो हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, तुम बुक पर अंडरलाइन कर कर लिख सकते हो साइड में, जैसे हम साइड में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है भैया, ये कैसे होता है। देखो, एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है। हाँ भैया होता है, एकदम सही है। तो एटमॉस्फेयर में जब वाटर वेपर होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे ही हम, जैसे तुमने अर्थ में भी पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारी मतलब लेयर्स होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी लेयर्स क्या होती है, इन लेयर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो इन लेयर्स को डिफरेंशिएट करती हैं, इन लेयर्स को अलग अलग नाम देती हैं। इनका नामकरण अलग इसलिए होता है क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, तो होता क्या है यार, कि हम जैसे जैसे अपने लेयर्स को चेंज करते हैं ना, वैसे वैसे उस लेयर का एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे चेंज होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपने पढ़ाया था मुझे लाइट के चैप्टर में, तो वहां पर क्या हो रहा था, जब जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है भैया, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट में ना कुछ चेंज आता है। वही चेंज हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है,
तो अब देखो, स्टार तो बहुत दूर है भाई। हाँ भैया सही बोल रहे हैं, बहुत दूर है स्टार। तो जब स्टार बहुत ज्यादा दूर है और हमें बहुत ज्यादा दूर से, जब हम अपने बीच में बहुत सारी लेयर्स होंगी ना, स्टार बहुत दूर में है, मान लो कि स्टार यहाँ पर है और तुम यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के बीच में मान लो बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं। ये मान लो मीडियम 1 है, दिस इज योर मीडियम 2, ये तुम्हारा मीडियम 3 है, ये तुम्हारा मीडियम 4 है, ये तुम्हारा मीडियम 5 है, और ऐसे ही बहुत सारी मीडियम्स है, ठीक है। बीच में हर जगह पे, हर एक इंटरवल पर मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम जैसे ही चेंज हो रहा है, तो हर एक मीडियम का अपना एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। हर एक मीडियम का अपना एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज आ रही हैं या फिर जो लाइट रेज जा रही हैं, उनका रिफ्रैक्शन हो रहा है बार बार, ठीक है। उनका रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। फाइन। अब इन रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की वजह से होता क्या है कि तुम्हारा जो स्टार है ना, तुम्हारा जो स्टार है वो बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग दिखता है, ठीक है, ब्लिंक कर रहा होता है। लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। एक्चुअली में वो तारा टिमटिमा नहीं रहा होता भाई। एक्चुअली में होता क्या है कि उसकी मल्टीपल रिफ्रैक्शन होती है। उससे जो लाइट रेज आ रही है हमारे आंखों तक, उसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो तारा टिमटिमाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द रीजन बिहाइंड ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है यार कि स्टार ब्लिंक क्यों कर रहा होता है। अब देख लेते हैं पढ़ के क्या क्या चीजें दे रखी है यहाँ पर। कलर चेंज करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें दे रखी हैं। पढ़ते हैं और ओवरव्यू देते हैं तुम्हें। You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. अब देखो यहाँ पर दे रहा है कि जैसे तुम, कुछ बन रहा है, मान लो तुम गैस स्टोव के पास खड़े हो और मम्मी कुछ बना रही है। तो तुम अगर गैस स्टोव के ऊपर देखते हो ना, तो लगता है कि ऐसे वेव टाइप का कुछ तो निकल रहा है उसमें से, ऐसे वेव टाइप का कुछ तो निकल रहा है। तो वहीं लिखा हुआ है कि एक रेडिएशन टाइप का हॉट एयर निकलता है वहां पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां की जो एयर है ना, वो बहुत ज्यादा थिन हो जाती है। वहां पे जो एयर है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो ऊपर उड़ने लगता है और वहां पे वेव ही नेचर दिखता है तुम्हें, ठीक है। अब आगे लिखा है, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। अब ये बताओ कि मान लो तुम यहाँ पर हीट कर रहे हो, तो यहाँ की जो एयर होगी एज कंपेयर टू अदर एयर्स इन द रूम, मान लो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, लेकिन यहाँ पर एयर है और यहाँ पर स्टोव जल रहा है, तो ये वाला एयर ऑब्वियसली गर्म होगा यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सबसे ज्यादा क्लोजर है तुम्हारे स्टोव के, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है कि जो पास में जो एयर होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। द हॉटर एयर इज लाइटर, लेस डेंस देन द कूलर एयर अबव इट, ठीक है, एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। यहाँ पर लिखा है, इस चीज को अंडरलाइन कर लो यार, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। द हॉटर एयर इज लाइटर देन द कूलर एयर अबव इट एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। बोल रहा है कि जो हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो कूल एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। क्यों? क्योंकि हॉट एयर ना थिन होता है, कूल एयर थिक होता है, जिसकी वजह से हॉट एयर का डेंसिटी कम होता है, कूल एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हॉट एयर ऊपर उड़ता है। जो चीज हल्का होगा यार वो तो ऊपर उड़ेगा ना। हाँ भैया सही बोल रहे हो, जो चीज हल्का होगा वो ऊपर उड़ेगा। तो जैसे तुम हवा को गर्म करते हो ना, वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। हवा को गर्म करने पर वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, उसकी डेंसिटी कम है, वो बहुत ज्यादा लाइट है, वो बहुत ज्यादा थिन है, ठीक है। और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है एज कंपेयर टू द कूलर एयर। ये चीज यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर लिया, तुम भी अंडरलाइन कर लो यार हमारे साथ ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, द apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates। यहाँ पर एक रीजन लिखा हुआ है, सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट स्टेशनरी। फिजिकल कंडीशंस जो है वो रिफ्रैक्टिव मीडियम का, वो स्टेशनरी नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हॉट एयर तुम्हारी बार बार ऊपर डिस्प्लेस हो रही है और कूल एयर उस स्पेस को आकर बार बार फिल कर रही है। हॉट एयर ऊपर जा रही है, कूल एयर वहां से नीचे आ रही है, हॉट एयर ऊपर जा रही है, कूल एयर नीचे आ रही है, हॉट एयर ऊपर जा रही है, कूल एयर नीचे आ रही है। ये जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। और हमें यहाँ पर चीजें जो है वो एक वेव के फॉर्म में दिखती हैं। मतलब वहां पर
प्रॉपर एकदम क्लैरिटी के साथ इमेज नहीं दिखता, वो डिस्टर्ब्ड इमेज दिखता है, डिस्टॉर्टेड इमेज दिखता है, लगता है कि वो फ्लटर कर रहा है, ठीक है। फ्लटर इन द सेंस कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, इमेज वहां पे स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है। सो दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं, द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। This wavering is thus an effect of atmospheric refraction on a small scale in our local environment। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारा स्टोव होता है, स्टोव के ऊपर का जो एयर का लेयर होता है, वो दिखता है कि फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है। इस वजह से वो दिखता है कि वो मूव कर रहा है। अब वो एक्चुअली में होता क्या है, हॉट एयर ऊपर जाती है, कूल एयर नीचे आती है। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, हॉट एयर और कूल एयर का बार बार, तो इसकी वजह से फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि वहां पे जो तुम्हारा जो जो भी इमेज तुम ऑब्जर्व करोगे वहां पर, तो लगेगा कि वो कुछ फ्लक्चुएशन वहां पे हो रहा है, कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये रीजन होता है हमारा। अब देखो लिखा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अ सिमिलर फेनोमेनन ऑन अ मच लार्जर स्केल। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया, लेकिन अगर हम बड़ा एग्जांपल ले, जैसे कि अगर हम स्टार को देख रहे हैं बहुत दूर से, तो वो ब्लिंक क्यों कर रहा है, ठीक है। तो एक रीजन होता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है। ऐसी ही अगर इसे बड़े स्केल में देखें, अगर हम बड़े व्यू में देखें, तो यही चीज इंप्लीमेंट होता है वहां स्टार के फॉर्म में। इसी वजह से स्टार ब्लिंक करता दिखता है हमें, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अ सिमिलर फेनोमेनन ऑन अ मच लार्जर स्केल। अब इसे हम समझते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इसे हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। बहुत सही। अब देखो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमोस्फेयर अंडरगोस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिकॉज बिफोर इट रीचेस द अर्थ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि रिफ्रैक्शन बार बार होता रहता है। जो लाइट रेज स्टार से हमारी तरफ आ रही है, हमारी तरफ आ रही है, उनका बार बार मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहाँ पर हम इस चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरगोस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली। The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index। यहाँ पर क्या हो रहा है, the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index। refractive index जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, refractive index भी चेंज हो रहा होता है। Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position। अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position। उस चीज को अगर हम ऊपर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, यार देखो यहाँ पर देखो, इस चीज को ऑब्जर्व करो यहाँ पर, देखो ये जो है ये स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, और ये जो है वो स्टार का अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट स्टार पोजीशन। अब देखो स्टार है यहाँ पर, लेकिन हमें दिखता यहाँ पर है, ठीक है। अपेरेंट पोजीशन मतलब कि हमें जहां से दिख रहा है, एक्चुअल पोजीशन मतलब कि एक्चुअली वो जहां पर है। अब मान लो हम यहाँ पर बोले कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और तुम देख यहाँ पर रहे हो, ठीक है। अब मान लो तुम्हें ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये हो गया तुम्हारा अपेरेंट पोजीशन जहां पर ये दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है उसका, तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, वो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट एक्चुअली में। तो ये होता है एक्चुअल पोजीशन, और तुम्हें जहां पर दिख रहा होता है वो होता है तुम्हारा अपेरेंट पोजीशन। अब ये पोजीशन चेंज क्यों होता है, ये पोजीशन चेंज होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। चलो बहुत सही, आगे मूव करते हैं। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन viewed नियर द हॉरिजॉन। यहां पर लिखा है द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन viewed नियर द हॉरिजॉन। अगर हॉरिजॉन से हम देखें, हॉरिजॉन, हॉरिजॉन क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल, एकदम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब मान लो स्टार यहाँ पर है, लेकिन हमें दिख यहाँ पर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये बोल रहा है कि द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन viewed नियर द हॉरिजॉन।
अगर तुम हॉरिजॉन के पास देखते हो ना, तो स्लाइटली स्टार जो है वो थोड़ा सा हायर दिखता है, ऊपर दिखता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बोल रहा है। फर्दर दिस अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। अब हमें ट्विंकलिंग क्यों दिखता है, ब्लिंकिंग क्यों दिखता है, स्टार ब्लिंक कर रहा होता है, ट्विंकल कर रहा होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, तो ये ट्विंकल क्यों कर रहा था, ब्लिंक क्यों कर रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि इसका पोजीशन हर समय सेम नहीं होता। जो इसका अपेरेंट पोजीशन होता है, एक्चुअल पोजीशन तो ऑब्वियसली फिक्स्ड है, यहाँ पर है, लेकिन अपेरेंट पोजीशन कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी बीच में जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी यहाँ के बीच में आ रहा है, कभी यहाँ पर आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे अपेरेंट पोजीशन चेंज हो रहा होता है, वैसे वैसे हम लोगों को स्टार जो लगता है कि वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या लगता है कि स्टार जो है तुम्हारा ब्लिंक कर रहा है, ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल रीजन स्टार को ट्विंकल करने का, ब्लिंक करने का। ठीक है, so further, this apparent position of the star is not stationary, but it keeps on changing slightly since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary. लिखा है the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary. तो अर्थ का एटमोस्फेयर जो है वो हमेशा स्टेशनरी नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से उसका बार बार रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उसका अपेरेंट पोजीशन चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकलिंग दिखता है। ठीक है, एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, as the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the, यहाँ पर लिख लेते हैं, as the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of straight starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. ठीक है, अब ये चीज तुम्हें पूछा जा सकता है कि ये क्यों हो रहा है, रीजन देखो, ये वाला जो हमने लास्ट में अंडरलाइन किया ये है तुम्हारा रीजन। मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन बार बार चेंज हो रही होती है एटमॉस्फेयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसका अपेरेंट पोजीशन बार बार चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी स्टार ब्राइटर दिखता है, कभी कभी स्टार फेंटर दिखता है। तो ये जो ब्राइटर फ्रेंटर बार बार होता रहता है, तो इसकी वजह से हमें स्टार ट्विंकलिंग दिखता है, ब्लिंकिंग दिखता है। ठीक है, अब चलो, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। अब बोल रहा है कि जब स्टार ट्विंकल कर रहा है तो प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है। अब ये बताओ कि स्टार क्या होता है। स्टार इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, इट्स ओन सोर्स ऑफ लाइट, इट हैज इट्स ओन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, स्टार्स के पास क्या होता है, उनका अपना लाइट होता है, वो लोग क्रिएट करते हैं लाइट को। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, एटॉमिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वहां पर लाइट क्रिएट होती है। ठीक है, एक्चुअली वो वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पर लाइट क्रिएट होती है, और वो लाइट क्रिएट करता है, वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। समझे, समझ में आया, आई होप यार समझ में आ रहा होगा तुम्हें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका खुद का सोर्स ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से वो ट्विंकलिंग दिखता है, ब्लिंकिंग दिखता है। और प्लेनेट क्या होता है, भैया प्लेनेट के पास तो अपना लाइट होता ही नहीं। हाँ यार बिल्कुल सही, प्लेनेट के पास जब अपना लाइट ही नहीं होता है तो उसे उसे हम देख कैसे पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लेनेट क्या करता है कि दूसरे स्टार्स का लाइट अपने सरफेस पे से रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी प्लेनेट दिखता है। ठीक है, उसका अपना सोर्स नहीं होता लाइट का। तो यही वहां लिखा होगा यहाँ पर यार, आगे पढ़ते देखते हैं। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, पहला रीजन लिखा है द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect. लिख रहा है कि if we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, देखो प्लैनेट में क्या होता है, दूसरा रीजन ये है कि प्लैनेट जो है अर्थ के बहुत ज्यादा पास होता है। ठीक है, कोई भी प्लैनेट जो है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के बहुत ज्यादा पास है एज कंपेयर टू स्टार्स जो कि बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, अब ये क्या होता है
कि ये जो प्लेनेट है अगर इसे हम कंसिडर करते हैं कि ये पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, ठीक है, बहुत सारी पॉइंट्स है जिनका ये कलेक्शन है ओवरऑल, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size sources will average out to zero. लिख रहा है the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size sources will be average out to zero. ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि उन सारी सोर्सेस से जो भी लाइट आ रहा होता है, जो भी लाइट आ रहा होता है, अगर हम उन सारी लाइट्स, कमिंग लाइट्स का एवरेज लेते हैं, उन सारी कमिंग लाइट्स का अगर हम एवरेज लेते हैं, तो क्या होता है कि वो नलीफाई हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। तो जब एवरेज ही जीरो हो गया मेरे भाई, तो वो दिखेगा कैसे? नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। सही बोल रहे हो यार। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि प्लैनेट्स ब्लिंकिंग नहीं दिखते हैं। ठीक है, पहला रीजन कि वो बहुत ज्यादा पास होता है। दूसरा रीजन ये वाला कि अगर हम बहुत सारे पॉइंट साइज्ड इमेजेस को एक जगह हम कंसिडर करते हैं और उनका हम एवरेज लेते हैं, जो कि उससे लाइट कमिंग आ रहा है हमारे आंखों में, तो उनका एवरेज जो है वो नलीफाई होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक रीजन। और एक और रीजन तुम ये बोल सकते हो कि यार वो उसका खुद का सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता, वो दूसरे स्टार्स के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, मान लो हम हमारे हमारे प्लेनेट में अगर हम मून को कंसिडर करते हैं, ठीक है, मून क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो मून लाइट कैसे देता है, मून का लाइट हमें कैसे दिखता है? ठीक है, तो मून का लाइट ऐसे दिखता है कि यार सन जो है, सन की रेज आती है मून पर, मून से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और हमारी आंखों में दिखता है कि यार वहां पर मून है, वहां पर प्लेस्ड है, अच्छा ये मून है, ये चांद है। ठीक है, तो ऐसे दिखता है मून। ये नहीं कि मून का अपना ही लाइट सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, उसके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है। तो प्लैनेट्स क्या होती है, एज कंपेयर टू मून बहुत ज्यादा दूर होती है, तो उनसे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो हमारी आंखों तक रीच नहीं कर रही होती। ये दूसरा, बहुत सारी रीजन है यार, इस वजह से भी हमें प्लैनेट्स दिखती नहीं है। ठीक है, चलो, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार सनराइज और सनसेट में इस डिफरेंस को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लिखा है द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जो सनराइज, एक्चुअल सनराइज होता है ना, उससे 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है सन। ठीक है, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज से हमें 2 मिनट पहले ही सन दिख जाता है। कैसे? देखो, मान लो ये सन का एक्चुअल पोजिशन है। ठीक है, दिस इज एक्चुअल पोजिशन ऑफ सन, और ये है तुम्हारा अपेरेंट पोजिशन। ठीक है, अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन। अब हमें क्या दिखता है भैया, हमें तो अपेरेंट पोजीशन दिखता है, एक्चुअल पोजीशन तो हमें दिखता नहीं है। एक्चुअल पोजीशन कहां पर है? हॉरिजॉन के नीचे है, हॉरिजॉन मतलब हॉरिजॉन्टल के नीचे है। और अपेरेंट पोजीशन इसका क्या है? अपेरेंट पोजीशन तो ऊपर है। अब अपेरेंट पोजीशन ऊपर कैसे आया? जैसे लाइट रेज यहां से जैसे आ रही थी ना, आ रही थी, बार बार रिफ्रैक्ट हो रही थी, और हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, हम यहाँ पर है, यहाँ से लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो होकर हमारी आंखों में आ रही है, लेकिन हम अगर हम स्ट्रेट देखें तो हमें यहाँ पर दिखता है। ठीक है, अगर हम इसे ट्रेस करें तो हमें इसे यहां पर दिखता है, मतलब सन हमारे हमारे हिसाब से यहां पर है। तो ये है इसका अपेरेंट पोजीशन। ये अपेरेंट पोजीशन कैसे बनता है? रिफ्रैक्शन ऑफ, मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स की वजह से। जो लाइट रेज आ रही होती है सन की तरफ से, उसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें उसका अपेरेंट पोजीशन दिखता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि सन हमें 2 मिनट पहले ही दिखता है एक्चुअल सनराइज से। जो एक्चुअल सनराइज हो रहा होता है ना, उससे 2 मिनट पहले हमें सन दिखता है। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे लिखा है and about 2 minutes after the actual sunset because of the atmospheric refraction। और क्या होता है कि जब सनसेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक हमें दिख रहा होता है सनलाइट। ठीक है, अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिफोर बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है सनराइज से, और 2 मिनट बाद तक दिखता है एक्चुअल सनसेट के टाइम से। ठीक है, तो ये चीज तुम नोट कर लेना यार। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का तुम्हें शॉर्ट आंसर में दे सकता है कि तुम एक्सप्लेन करो ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे तुम लिख लेना। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है यार कि कितने पहले हमें दिखता है सनराइज। ठीक है, एक्चुअल सनराइज और अपेरेंट सन पोजीशन में मतलब टाइम डिफरेंस क्या होता है? तो 2 मिनट्स का होता है। ठीक है, इस चीज को तुम हमेशा नोट करके लिखना और हमेशा याद रखो।
आगे लिखा है बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन। ये तो हमने यहाँ पर बता दिया कि बाय एक्चुअल सनराइज, इसे भी तुम अंडरलाइन कर लो, वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसे हम नहीं देखेंगे। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स। अब देखो, एक्चुअल सनराइज अपेरेंट सनराइज के बीच में टाइम डिफरेंस क्या होता है? 2 मिनट्स। एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट के बीच में टाइम डिफरेंस क्या होता है? 2 मिनट्स। ठीक है, ये दोनों 2 मिनट्स होते हैं। तो इन चीजों को तुम यार नोट कर लेना। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स। और इसमें भी रीजन सेम है यार। रीजन क्या है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो, बहुत सही। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट लाइन, द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फेनोमेनन। अब देखो, सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है ना, कि हमें सन जो है वो ओवल शेप का दिखता है, थोड़ा सा चपटा दिखता है, ओवल शेप का, अंडे के शेप का दिखता है, ऐसा। एक मिनट, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। इतना भी ज्यादा नहीं होता लेकिन यार ऐसा सच ऐसा ही कुछ दिखता है। ठीक है, ओवल शेप का होता है। तो ये ओवल शेप कहां से आ रही है? दिस ओवल शेप इज कमिंग अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, दैट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये सेम चीज हो रहा है। जो कि क्या होता है कि सनराइज और सनसेट के समय पर हमें जो सन का एक्चुअल शेप है वो ओवल शेप का दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ चपटा दिखता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ लिया। और हम अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब होता है कि लाइट का छितराना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब होता है कि लाइट का छितराना। लाइट का छितराना इन द सेंस लाइट का स्प्लिट होना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, उसी चीज को हम बोलते हैं कि जो लाइट है मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, वो किसी चीज से टकराती है और ऐसे फैल जाती है, फैल जाती है। ठीक है, स्प्लिट हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का छितराना। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट क्या होता है, किसी चीज से आकर अगर टकराता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि सनरेज जो आ रही होती है, तो सनरेज क्या होती है? व्हाइट कलर की होती है। हाँ भैया, बिल्कुल सही, व्हाइट कलर की होती है। अब सनरेज क्या होती है? जब हमारे एटमोस्फेयर में आती है तो एटमोस्फेयर में हमारे वाटर वेपर होता है, बहुत सारी पार्टिकल्स होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, बहुत सारे टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेवल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट है ना, जो सनराइज से लाइट एक्चुअली आ रही होती है, वो बार बार इन सारी चीजों से टकराती हैं, इन सारी चीजों से टकराती हैं, इनसे पास होती हैं, इसके बाद स्प्लिटिंग होता है इनका, ये फैलती हैं। ठीक है, तो यही चीज होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं यार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। तो यहाँ पर यार तुम्हें बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है कि हमने पीछे जो भी चीज पढ़ रखी थी अपने पिछले क्लास में, उस चीज का यहाँ पर ओवरव्यू दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो हम इसे तेजी से निकाल लेते हैं। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फेनोमेनन इन नेचर। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, वो क्यों ब्लू होता है? कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, वाटर इन डीप सी का कलर ऐसा क्यों होता है, एकदम डार्क क्यों होता है? द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड द सनसेट आर सम ऑफ द वंडरफुल फेनोमेनन वी आर फैमिलियर विद। सनराइज के समय और सनसेट के समय एकदम लाइट, एकदम डार्क रेड कैसे होता है सन? ठीक है, ये सारी चीजें कैसे होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। ठीक है, अब आगे, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं और कोलॉइडल पार्टिकल से स्कैटरिंग कैसे होती है, ये चीजें तुमने पिछले क्लास में पढ़ रखी है। ठीक है, आई होप यार ये चीज तुम केमिस्ट्री में शायद पढ़ रखे हो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होती हैं, उनका साइज क्या होता है। ठीक है, और स्कैटरिंग का भी बेसिक ओवरव्यू वहां पर दे रखा है पिछले क्लास में। ठीक है, तो स्कैटरिंग हमने बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि स्कैटरिंग होता क्या है। ठीक है, फैलना, लाइट का फैलना जो होता है वो होता है सिंपल लैंग्वेज में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आगे दिया है द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। अब ये क्या बोल रहा है कि जो बीम ऑफ लाइट मगर अगर तुम पास कराते हो किसी ट्रू सॉल्यूशन से, तो वहां पर क्या होता है कि लाइट रेज दिखती नहीं है। लाइट की जो रेज जो पास हो रही होती है ट्रू सॉल्यूशन से वो दिखती नहीं है।
लेकिन वहीं अगर तुम्हारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है तो वहीं लाइट रेज विजिबल हो जाती हैं, दिखने लगती है कि अंदर लाइट स्कैटर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लड़ रहा है वहां, वहां से यहाँ लड़ रहा है, बहुत सारी पार्टिकल्स दिख रही हैं। तो ये होता है तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। वो लाइट रेज विजिबल होती है कोलोइडल सोल्यूशन में, लेकिन वहीं ट्रू सोल्यूशन में वो लाइट रेज विजिबल नहीं होती है, ठीक है। However, its path becomes visible through a colloidal solution. देखो यहाँ पर लिखा हुआ, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। The path of a beam of light passing through a true solution is not visible. Its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particles is relatively larger. ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तुमने क्या किया कि पानी लिया, एक टब में पानी लिया या फिर एक ग्लास में पानी लिया। वो ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्या किया तुमने? पानी भरा, उसके अंदर तुमने चौक के पार्टिकल्स को रख दिया, चौक के पार्टिकल्स जिससे हम लोग लिखते हैं व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। उस चौक के पार्टिकल्स को तुमने पानी में डाला, उसे तुमने ऐसे मूव किया, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे तुम लाइट ऑन करोगे ना, इस साइड से अगर लाइट ऑन करोगे तो ये क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स है ना वो सारे दिखने लगेंगे, ठीक है। वो सारी पार्टिकल्स जो है वो दिखने लगेंगे और तुम्हें लाइट रेस भी विजिबल होगा। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। कोलोइडल सोल्यूशन होता है। कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स का साइज एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? वो कोलोइडल सोल्यूशन होता है। कोलोइडल सोल्यूशन में अगर हम लाइट रेज को ऑन करते हैं, लाइट रेज को पास करते हैं, तो वहां पर लाइट रेज विजिबल होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट कराता है उस लाइट रेस को, स्कैटर कराता है, फैलाता है लाइट रेस को, जिसकी वजह से हमें लाइट रेस विजिबल होती है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पर पढ़ते हैं यार, दे क्या रखा है यहाँ पर। द अर्थ एटमोस्फेयर इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। अर्थ का जो एटमोस्फेयर होता है ना उसमें बहुत सारी माइन्यूट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है, बहुत सारी काइंड्स के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, फिर बहुत सारी पार्टिकल्स होती हैं यार, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इनसे हमारा, इनके मिक्सचर से हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। दिस पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। तो क्या होता है कि जो बीम ऑफ लाइट होती है, जब उन सारी पार्टिकल से टकराती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो सारी लाइट रेज विजिबल हो जाती हैं, दिखने लगती है, ठीक है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल्स। तो ये जो लाइट रेज होती है ना, हमारे पास इन सारे पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। पर हम इसे दूसरे कलर से अंडरलाइन कर लेते हैं। चलो यार, जो भी मैं दूसरे कलर का यूज करता हूँ, चलो इस कलर का यूज करो। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो स्कैटरिंग होता है ना उन छोटे छोटे पार्टिकल से, तो ये हमें जन्म देता है एक टिंडल इफेक्ट को, ठीक है। टिंडल इफेक्ट को यही चीज जन्म देता है, ठीक है। जब लाइट पार्टिकल्स स्कैटर होती हैं इस कोलॉइडल पार्टिकल से फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो इनकी वजह से टिंडल इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दिस phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke filled room through a small hole. Thus, scattering of light makes the particles visible. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. देखो, dense forest में अगर तुम जाओगे, बहुत घना जंगल है, एकदम बहुत घना जंगल है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। या फिर तुम कभी गए भी होगे जंगल में, तो तुम देखोगे यार कि जो लाइट रेस होती है ना, वो स्कैटर कर रही होती है। जैसे यहाँ से कहीं से लाइट रेस दिख रहा है, यहाँ कहीं से लाइट रेस दिख रहा है, लेकिन तुम्हें सारा फॉरेस्ट जो होता है वो एकदम विजिबल होता है, ठीक है। सारा का सारा फॉरेस्ट दिख रहा होता है, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स भी दिख रही होती हैं। जो लाइट रेज तुम्हें पर्टिकुलर परफेक्ट लाइट रेज दिखती है कभी कभी, कि यहाँ से सनरेज ऐसे आ रही है ग्राउंड पर, यहाँ से सनरेज इस लिप से ऐसे स्कैटर होके आ रही है, ठीक है। तो ये चीज क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। एंड स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है? ये टिंडल इफेक्ट हमें शो करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। हियर, अब आगे लिखा है, हियर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट,
ठीक है, ये एक और एग्जांपल हो जाएगा। अब आगे देख रहे हैं, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब देखो, जो लाइट स्कैटर होती है ना, वो डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज कितना है। ठीक है, जो कलर होती है, स्कैटर्ड कलर होता है जो, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज कितना है। ठीक है, आगे लिखा है, इस चीज को यार हम अंडरलाइन करते हैं, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। अब देखो, जो बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, scatter mainly blue light, while particles of large size scatter light of longer wavelengths। ठीक है, क्या होता है कि जो बहुत छोटी माइन्यूट पार्टिकल्स होती हैं, वो ना, जब स्कैटर होता है उनसे, जब उन पार्टिकल से लाइट स्कैटर होता है, तो वो ब्लू कलर की लाइट को मतलब फॉर्म देता है। ठीक है, ब्लू कलर की लाइट लाइट को क्रिएट करता है। लेकिन वही, अगर उस पार्टिकल का साइज कुछ बड़ा होता है, पार्टिकल का साइज एज कंपेयर टू दैट टाइनी पार्टिकल बड़ा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो स्कैटर्ड लाइट है वो रेड कलर की आती है। ठीक है, रेड कलर की। देखो, यहाँ पर हम एक चीज को यार यहाँ पर समझाना चाहते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है, इसे हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। अब देखो, हमारे पास कौन कौन सी कलर्स होती हैं, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। ठीक है, इस वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। रेड कलर का जो होता है तुम्हारा वेवलेंथ, एक मिनट, ये होता है 7000 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 raised to the power -10 meters। ठीक है, ये होता है तुम्हारा 1 एंगस्ट्रॉम। अब यार, आई होप तुमने वेवलेंथ पढ़ रखा होगा, वेवलेंथ क्या होता है। अगर नहीं पढ़ रखा तो यार, वेवलेंथ क्या होता है ना, कि जैसे, या फिर जहां पर ये जो तुम्हारा सी है ना, दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ये टी क्या होता है, ये टी जो होता है ये होता है तुम्हारा टाइम। यहाँ पर एफ क्या होता है, एफ होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लैम्बडा क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब वेवलेंथ को यार हम अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो यार तुम्हें एज सच यार समझ नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे मान लो, एक वेव ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे एक वेव जा रही है, तो वेवलेंथ से तुम क्या समझते हो, वेव का लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब देखो, ये वेव क्या हो रही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही है ना। देखो, ये पहला साइकिल है, यहां से यहां तक ऑब्जर्व करो, यहां से यहां तक, ये तुम्हारा पहला साइकिल। फिर यहां से यहां क्या हो रहा है, यही सेम चीज रिपीट हो रहा है, ये है तुम्हारा दूसरा साइकिल, और ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ये सेम साइकिल एक रिपीट हो रही है ना, तो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस होता है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसे हम फॉर्मूला से लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब वॉयलेट कलर का जो तुम्हारा वेवलेंथ होता है ना, वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम का। और रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 7000 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 raised to the power -10 meters। ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी नहीं है यार, बस हम ऐसे एज सच में ओवरव्यू दे रहे हैं कि यार एक्चुअली वेवलेंथ होता क्या है। ठीक है, वेव का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और वेव, मान लो हमने ऐसे वेव बना दिया है, ये मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है, तो इसका कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगा ना, दैट लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक पर्टिकुलर साइकिल का जितना लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आर का सबसे ज्यादा है ना,
4000 और 7000 में बड़ा कौन है भैया? 4000 और 7000 में तो भैया 7000 बड़ा है। हाँ यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 7000 बड़ा है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि अगर छोटी पार्टिकल होती है, अगर छोटी पार्टिकल होती है तो वो जो लाइट को स्कैटर करती है तो वो ब्लू लाइट को प्रोड्यूस करती है मोस्टली। और जो बड़ी पार्टिकल्स होती हैं, वो जो लाइट को स्कैटर करती हैं तो वो रेड कलर को इमिट करती है, ठीक है। रेड कलर का दिखता है वो। फाइन, आई होप क्लियर होगा यार। तो इस वजह से क्या होता है कि तुम्हारी जो सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन हमारा बहुत दूर होता है ना, तो उसके बीच में बड़ी पार्टिकल्स भी होती हैं, छोटी पार्टिकल्स भी होती हैं, लाख टाइप ऑफ पार्टिकल्स होती है वहां पर बीच में, ठीक है। तो इन सारी पार्टिकल से वो क्या होता है कि सन का लाइट स्कैटर हो रहा होता है। तो सन का लाइट स्कैटर हो रहा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सन की लाइट जो है बड़े पार्टिकल से स्कैटर हो रही है। सन की लाइट अगर बड़े पार्टिकल से स्कैटर हो रही है तो क्या हुआ कि वो बड़े वेवलेंथ की तरह के लाइट को शो करेगा। तो वहां पर कौन सा लाइट आता है हमारे पास कौन सा लाइट आता है सन का? जब सनराइज कर रहा होता है या सनसेट कर रहा होता है, हमारे पास कौन सा लाइट आता है भैया? हमारे पास जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे ना जो लाइट आता है वो रेड कलर का होता है। ऑब्वियसली यार देखो, हमने यहाँ पर लिखा था कि लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को वो एमिट करता है जब साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा होता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा है सन और अर्थ के बीच में, तो उस समय क्या होता है कि रेड लाइट एमिट करता है, ठीक है। रेड लाइट एमिट करता है, समझ में आ गया? अब मान लो ओशियन है तुम्हारा, ओशियन और स्काई। अब स्काई ब्लू क्यों दिखता है? स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्शन जा रहा है ओशियन से, जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों चीज होता है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन होता है ना ओशियन से, ओशियन ऑब्वियसली यार हमारा 30 to 35% लैंड है, 20 to 30% है, आई होप यार 20 to 30% लैंड है, और 70% एटलीस्ट 20% ओशियन है। हमारा जो अर्थ का कवर्ड सरफेस एरिया है वो 70% मोस्टली ओशियन है। तो ओशियन क्या करता है कि वो सन रेज को रिफ्लेक्ट करता है प्लस रिफ्रैक्ट करता है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो क्या करती हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो स्कैटर करती हैं। अब रिफ्लेक्टेड रेज जब स्कैटर करेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जब स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्कैटर करते हैं। तो स्कैटर करते हैं तो वो एक कलर के लाइट को क्रिएट करेंगे। किस कलर के लाइट को क्रिएट करते हैं भाई? ब्लू कलर के लाइट को क्रिएट करते हैं। अब ये ब्लू कलर का लाइट जो है वो स्काई में जाता है और जिसकी वजह से हमारा स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। समझ आ गया? आई होप यार तुम्हें क्लियर होगा। हमने तेजी तेजी में इस चीज को कवर किया है कि सन की रेज एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट अपीयर्स टू बी डार्क रेड, रेड कलर की दिखती है, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्काई ब्लू दिखता है, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ओशियन, अगर तुम ओशियन के डेप्थ में जाओगे तो वो बहुत ज्यादा डार्क दिखता है, बहुत ज्यादा डार्क दिखता है। दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। समझ में आ गया? आई होप यार क्लियर होगा तुमको ये सब चीजें। तो अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, व्हाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। इस चीज को हम क्लियर कर चुके हैं यार, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर मान लो कुछ एक्स्ट्रा दे रखा होगा तो उसे तुम अंडरलाइन कर लोगे और बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है यार कि इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग particles is large enough, then the scattered light may even appear white, ठीक है। अब देखो क्या होता है दोपहर में, दोपहर में जब सन हमारे एकदम पास होता है, ठीक है, सबसे जब बड़ा दिखता है सन, ठीक है, मतलब एकदम व्हाइट कलर का दिख रहा होता है सन। सन कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का दिख रहा होता है। तो वो व्हाइट कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि इस समय क्या होता है कि पार्टिकल का साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है हमारी एटमॉस्फेयर में। अब जब हमारी एटमॉस्फेयर में साइज सबसे बड़ा होता है यार, तो साइज सबसे बड़ा होता है तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि वो जो रेज है ना वो व्हाइट कलर की भी दिखती है जब पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज को क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं यार इसमें क्या क्या दे रखा है। व्हाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. यहाँ पर लिखा है the molecules of the air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light. तो जो मॉलिक्यूल्स होती है ना एयर में और दूसरे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या होता है यहाँ पर?
हमने हमने ये जो लिखा है VIBGYOR, यही ना विजिबल लाइट्स होती हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन सारे का मिक्सचर होता है व्हाइट कलर। ठीक है, तो यही विजिबल रेज होती है हमें, जो कि हमें मतलब नेकेड आई से दिखता है। ठीक है, खुले आंखों से दिखता है। तो वो ये क्या बोल रहा है कि जब पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये जो मतलब इनका साइज क्या है, देखो यहाँ पर इनका साइज लिखा है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ये इनका साइज है। अब मान लो कि किसी पार्टिकल का साइज इनसे भी ज्यादा छोटा हो जाता है, तो फिर क्या होगा? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन, तो ये बोल रहा है कि उनका साइज जो है वो उनसे भी जब ज्यादा छोटा हो जाता है, तो बोल रहा है दिस आर, एक मिनट, दिस आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट। तो क्या होता है ना कि ये बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही अच्छे से लाइट को स्कैटर करते हैं ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। अब बताओ कि तुम्हें बोला जाए कि 4000 एंगस्ट्रॉम है एक साइड, और दूसरी साइड है 7000 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों में से बड़ा कौन? भैया, ये जो 7000 है ये 4000 से बड़ा है। ठीक है यार, बहुत सही। तो होता क्या है कि जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है ना, एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का रेंज क्या होता है? यहां पर होता है दिस आर द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ये क्या है? रेंज है ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, वेवलेंथ का रेंज है विजिबल लाइट का। तो जब इससे भी ज्यादा छोटा हो जाता है पार्टिकल, पार्टिकल का साइज इससे भी ज्यादा छोटा हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है ना कि जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो बहुत ही ज्यादा परफेक्टली होती है और बहुत ही इफेक्टिव वे में होती है। और ये किस साइड लाई करती है? वो लाई करती है 4000 एंगस्ट्रॉम की साइड्स पर। ठीक है, अब इस साइड पर क्या होता है? VIB, मतलब वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसी पार्टिकल जो बहुत ही छोटी साइज में होती है, तो ये किस कलर की लाइट को स्कैटर करती है? वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। ब्लू लाइट के कंपैरिजन में रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 1.8 टाइम्स ज्यादा होता है। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air scatter the blue color. लिख रहा है when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air scatter the blue color, shorter wavelengths, more strongly than red. तो इस केस में क्या होता है कि जो सनलाइट की रेज होती है और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है हमारी ओशन से, वो सारी की सारी मिलकर ब्लू कलर को स्कैटर करती है। ठीक है, क्यों ब्लू कलर को क्यों स्कैटर करती है? क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। ठीक है, इसकी वजह से द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज, और ये जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है ना, वो हमारी आंखों में जाती है। इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर हमारे अर्थ में एटमोस्फेयर ही नहीं होता तो छोटी पार्टिकल्स ही नहीं होती, किसी भी प्रकार की पार्टिकल्स पाई नहीं जाती। अगर पार्टिकल्स ही नहीं होती तो भाई स्कैटरिंग नहीं होता। जब स्कैटरिंग ही नहीं होता तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, अगर स्कैटरिंग ही नहीं होता तो हमें कुछ नहीं दिखता। समझ में आ गया? देन द स्काई हैव लुक्ड डार्क। अब कुछ नहीं दिखने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ डार्क दिख रहा है। कुछ नहीं दिखने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ डार्क दिख रहा है। अगर कोई कलर तुम्हें नहीं दिख रहा भाई, अगर रात में तुम बाहर चले जाओ तुम्हें कोई कलर नहीं दिखता, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें डार्क कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है, डार्क कलर दिख रहा है। समझ में आ गया? तो इस वजह से क्या होता है कि अगर मान लो एटमोस्फेयर नहीं होता तो हमें स्काई किस कलर का दिखता? स्काई हमें डार्क कलर का दिखता। ठीक है, चलो क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। इस चीज को नोट करो। The sky appears dark to passengers flying at very high altitude, as scattering is not prominent at such heights. अब मान लो तुम यार इस एटमोस्फेयर को क्रॉस कर, मान लो यहां तक एटमोस्फेयर है, इसको तुम क्रॉस करके ऊपर चले गए। ठीक है, अब ऊपर जब तुम चले गए, जब तुम स्पेस में चले जाओगे ना, तो स्पेस में सब कुछ डार्क दिखता है। सब कुछ डार्क दिखता है, कुछ भी लाइट नहीं दिखता। ना ब्लू दिखता है, ना रेड दिखता है, ना कुछ दिखता है। ठीक है, स्पेस में अगर तुम चले जाते हो तो सब कुछ डार्क दिखता है, अगर तुम सन को छोड़ देते हो तो।
सन को छोड़ के सब कुछ डार्क दिखता है। ऑल द स्पेस इन द वैक्यूम, मतलब वैक्यूम तुम चले जाते हो वैक्यूम में, स्पेस में, तो सब कुछ डार्क दिखता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एटमोस्फेयर नहीं है यार। अर्थ पर क्या है? अर्थ पर एटमोस्फेयर है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो एरोप्लेन एटमोस्फेयर से ऊपर चला गया, मान लो ये एटमोस्फेयर का लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, इससे ऊपर चला गया। अब एटमोस्फेयर के लेयर के नीचे ही ना सारी पार्टिकल्स लाई करती हैं। जब एटमोस्फेयर के ऊपर पार्टिकल्स ही नहीं है तो स्कैटरिंग ही पॉसिबल नहीं है। जब स्कैटरिंग ही नहीं होगा तो लाइट ही नहीं दिखेगा। ठीक है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब एरोप्लेन एटमोस्फेयर बहुत ऊपर चली जाती है तो वहां पर लाइट, मतलब जो पार्टिकल्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा कम होती हैं, या फिर होती ही नहीं है, जिनकी वजह से हमें बहुत डार्क दिखता है। ठीक है। ब्लू कलर नहीं दिखता, विजिबल नहीं होता है। अब यहाँ पर लिखा है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर। डू यू नो व्हाई? द रेड इज लीस्ट scattered by fog or smoke, therefore it can be seen in the same color at a distance। अब ये बताओ, तुम्हें पूछा जाए कि ट्रैफिक सिग्नल का जो लाइट होता है वो रेड कलर का क्यों होता है? भैया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। इसके पीछे भी साइंस है क्या भैया? हर चीज के पीछे साइंस है भाई, हर चीज के पीछे साइंस है। ठीक है। अगर तुम अपने कल्चर में भी देखते हो यार, तुम्हें दादी माँ कुछ बोलती हैं, तुम्हें मम्मी कुछ बोलती है फॉलो करने को, उस चीज के पीछे भी साइंस लाई कर रहा होता है। ठीक है। ये सारी चीजें हम शॉर्ट्स में, अपने शॉर्ट्स वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को। ठीक है। जो कि हमें रियल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा कि मेरी दादी बोल रही है ऐसा ना करो वैसा ना करो, ये क्यों होता है? ठीक है। इस चीज को हम क्यों करते हैं? जैसे बोला जाता है कि यार तुम्हें कॉपर कॉपर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। पूजा करते टाइम कॉपर यूज नहीं करना चाहिए। खाना बनाने के लिए एल्यूमिनियम यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? सिल्वर को क्यों यूज करते थे पुराने जमाने में लोग? खाना बनाने के लिए, या फिर खाने के लिए, या फिर पानी पीने के लिए, क्यों? अभी भी अगर तुम देखोगे, यार ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर का लेंथ ज्यादा जा चुका है। तो यार देखो, अब इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, फाइनल चीज, कि हमारे ट्रैफिक लाइट का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है? ठीक है। आखिर रेड कलर ही क्यों होता है? वो दूसरे कलर का क्यों नहीं बनाते? अब देखो, वो रीजन ये होता है, जो रेड कलर की लाइट है वो सबसे कम स्कैटर करती है। उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू अदर लाइट्स। ठीक है। अदर लाइट्स को अगर तुम देखोगे तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड लाइट। रेड लाइट का सबसे कम स्कैटरिंग होता है। तभी तो भाई सन हमारे से कितनी ज्यादा दूर होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है ना। लेकिन फिर भी उसकी लाइट हमारे तक पहुंचती है, रेड कलर की लाइट हमें हमारे तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इतने दूर होने के बाद भी अगर सन से रेज आ रही हैं, वो रेड कलर की दिख रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर सबसे कम स्कैटर हो रहा है, सबसे कम इधर उधर फैल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है बहुत ही अच्छे इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से। तब जाकर हमें वो रेड लाइट विजिबल है, दिख रहा है बहुत ही ज्यादा दूर से, क्योंकि उसका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो ये रीजन होता है। ठीक है। यहाँ पर हम इस रीजन को कर लेते हैं। You might have observed that danger signal lights are red in color. The red is least scattered by fog or smoke. Therefore, it can be seen in same color at a distance. तो बहुत ही ज्यादा दूर से भी अगर हम देख रहे हैं तो रेड कलर का ही दिखता है। ठीक है। स्कैटर नहीं हो रहा होता है ज्यादा, दिख जाता है हमें कि ये अच्छा यहाँ पर रेड कलर है, हमें दिख गया दूर से। ठीक है। तो इसी के साथ है आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर के साथ आज का चैप्टर भी खत्म करते हैं यार। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करना है। अगर बैठ रहे हो 1 घंटे, 1 घंटे इफेक्टिव बैठना है। ये नहीं कि यहाँ भी गए, पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, मम्मी ने बुलाया तो मम्मी के पास चले गए, नहीं। अगर 1 घंटे बैठ रहे हो, 1 घंटे स्ट्रेट बैठो। ठीक है। वहां से कभी 1 मिनट के लिए भी नहीं हिलना है, यहाँ वहां फोकस होकर पढ़ना है, ध्यान से सुनना है कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं। ठीक है। सब चीजों को नोट करना है। 1 घंटे के बाद जो करना है करो यार, जहां जाना है जाओ, जहां घूमना है घूमो, लेकिन वो 1 घंटे इफेक्टिव होने चाहिए। ऐसे पढ़ोगे ना तो मेमोरी पावर तुम्हारी शार्प होगी बहुत ज्यादा। ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और इस ये चैप्टर में हमने निपटा दिया है। और मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। फिजिक्स का अगला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वहां पर हम मिलेंगे यार, और देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।